आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जिसके हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं, मतलब करंट फ्लो के हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं, ये आपने बहुत जगह देखा भी होगा। जैसे पंखा चल रहा है तो उसका सेंटर का रोटर गर्म हो जाता है, या मोबाइल चार्ज हो रहा है तो उसका अडाप्टर दैट इज चार्जर गर्म हो जाता है, या पावर। और पावर में एक नई यूनिट भी देखेंगे जो कि यूनिट ऑफ एनर्जी रहेगी। इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूं। 12.7 सेक्शन इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए, दो क्वेश्चंस दिए हुए, हम लोग एक सॉल्व करेंगे, बाकी ये दोनों आपको करने रहेंगे, मैं दूसरा वाला सॉल्व करवाऊंगा। और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस इन टेक्स्ट, ये आपको सॉल्व करने रहेंगे, फिर एमसीक्यू शीट सॉल्व करनी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने शुरू से पढ़ा, मेरे को स्टूडेंट इंटरेक्शन लगेगा इसमें थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने शुरू से पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस होती है। चार्जेस जिनको क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस होती है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट आया। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए, मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट को करवाने के लिए, ये इलेक्ट्रिक करंट फिनोमेना हो किसी वायर में या किसी सर्किट में, उसके लिए हमको चाहिए रहती है बैटरी। उसके लिए हमको चाहिए रहती है बैटरी। बैटरी कुछ प्रोवाइड करती है, बैटरी कुछ प्रोवाइड करती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है। और फ्लो क्या हो रहा है? बेसिकली चार्जेस। कौन से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है। तो मैं बोल रहा था कि I दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, I दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसको फ्लो करवाने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। और बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अगर ये आपको पता है तो आज का टॉपिक आपको बड़ा इजी लगेगा। ये मैंने जो समझाया इसको रिपीट करूं? ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ये मैं जानना चाहता हूं यहां से। चलो एक और हिंट, हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। हीट किस तरह की क्वांटिटी होती है, या हीट की यूनिट क्या होती है? हीट किस तरह की क्वांटिटी होती है या उसकी यूनिट क्या होती है? वेरी गुड। हीट की यूनिट जूल्स होती है, तो ऑब्वियसली ये एक एनर्जी हुई। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई। कई लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो अपनी कॉपी में लिख लें, इंपॉर्टेंट चीज है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने प्रोवाइड करा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है, जो अभी प्रणव ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कहीं पे एनर्जी का इंट्रैक्शन आ गया, राइट। अगर मैं एक प्रॉपर सर्किट बनाऊं, एक सेल है, उसमें एक स्विच है, फिर एक रेजिस्टेंस है, मतलब कुछ डिवाइस है ये, और ये सर्किट कंप्लीट। तो जब भी मैं स्विच को ऑन करूंगा, तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में है, इसका मतलब इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, जिनका खुद का मास है।
तो कुछ मास वाली ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली उन मास वाली ऑब्जेक्ट्स पे कुछ काम, वर्क डन करा जा रहा है, कुछ एनर्जी स्पेंड करी जा रही है। वो एनर्जी कौन स्पेंड कर रहा है? हमारा सेल। वो एनर्जी कौन स्पेंड कर रहा है? हमारा सेल। बट एकदम से एनर्जी के टर्म्स में बात करने की जगह कि सेल कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये बात करने की जगह हम लोगों ने ये बात कर ली कि वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा पर यूनिट चार्ज, और जिसको हम लोगों ने समझा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई जादुई क्वांटिटी नहीं है। यहां पे हम लोग डायरेक्टली एनर्जी के टर्म्स में बात नहीं कर पा रहे थे, यहां पे हम लोग बात कर पा रहे थे कि एनर्जी कितनी सप्लाई होगी पर यूनिट चार्ज, ये बात कर पा रहे थे। एब्सोल्यूट एनर्जी के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे किसी सेल के लिए, कोई सेल के लिए एब्सोल्यूट एनर्जी के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बारे में बात कर पा रहे थे, और उसी लिए उसको हम लोगों ने बोल दिया वोल्टेज। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा समझ में और आता है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोगों को पता है किसी दो पॉइंट्स के बीच में या किसी सर्किट के किसी दो टर्मिनल्स के बीच में, तो हम लोग एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। ओके, अगर ये आपको सब कुछ ध्यान हो गया हो तो हम लोग हमारे टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स। हाँ, एग्जैक्टली, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रणव ने बोला कि जब मैंने बोला कि एनर्जी तक पहुंच सकते हैं मतलब एनर्जी निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड अ एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी और इन सम न्यूमेरिकल यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी। तो ये जब अगर ये टॉपिक का नाम ठीक से पढ़ें तो हम लोगों को निकालनी है कि अगर किसी वायर के थ्रू या किसी सर्किट में या किसी वायर के थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हीट एनर्जी लिबरेट कर सकता है, ताकि इस लिबरेटेड हीट एनर्जी की हेल्प से आप पानी को गर्म कर सके ठंड के सीजन में नहाने के लिए, या आप एक आयरन को गर्म कर सके ताकि आपके कपड़ों में से क्रीजेस निकल पाए, या आप रूम हीटर चला सके, कोई सी भी हीटिंग डिवाइस चला सके। मैंने जो पहले हीटिंग इफेक्ट्स का नाम लिया था वो साइड इफेक्ट्स थे, वो साइड इफेक्ट्स थे। मैं जब फैन चला रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरा रोटर गर्म हो, बट वो एक साइड इफेक्ट आ जाता है, वो आप आगे समझेंगे क्यों। पर हीटिंग इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट करें हीट एनर्जी में, उसको हम लोग कन्वर्ट करें हीट एनर्जी में। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो हमारे सर्किट में फ्लो हो रही है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और उसको हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करवा के। इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करवा के कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, और हर सर्किट हर वायर में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता ही है, मोस्ट ऑफ द में। सुपर कंडक्टर्स की बात अलग है, मोस्ट ऑफ द में रेजिस्टेंस होता ही है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2, क्या आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए कोई एक्सप्रेशन सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को? हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो मैं पूछ रहा हूं क्या आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए कोई एक्सप्रेशन सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये कहां से मिला मेरे को? मुझे पता है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। वर्क डन इज द एनर्जी। जब वो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में है। जब उसके कोलिजन्स होने चालू हो जाएंगे तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो लाइट एमिट करने लगती है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली यही वाली एनर्जी रहती है। ठीक है, तो हम लोगों को एक एक्सप्रेशन तो मिल गई कि एनर्जी इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब आपने अगर चैप्टर के शुरू में जाए तो आपने देखा होगा कि चार्ज के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, हम चार्ज पर यूनिट टाइम के बारे में बात करते हैं, मतलब रेट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। कन्वीनियंट टर्म है इसलिए रेट ऑफ चार्ज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो रेट ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट टाइम I होता है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं इसको I में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय T कर दूं और एक्सप्रेशन डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए इनटू T भी कर दूं। इसलिए ये मेरी एक्सप्रेशन बन जाएगी एनर्जी इज इक्वल टू V Q अपॉन T को I T। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गई आपके सामने कि एनर्जी इज इक्वल टू VIT। अब इसको अगर आपने पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट कर लिया है तो हीट एनर्जी जिसको डेल H या H से या डेल H से प्रिसाइजली डेल H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हो जाती है VIT। तो आप इसकी जगह इसको लिख फर्स्ट एक्सप्रेशन। हाँ, वो थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे आके। अब यहां से आप लोग हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट की। कब? जब सर्किट का पोटेंशियल और करंट दिया है। बट किसी सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है तो हमको तीन चीजों में से कोई सी दो पता होती है, मिनिमम कोई सी दो पता होती है, I, V और R। और यहां पे V और I ही है। तो इन तीनों का जो रिलेशन है दैट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। इसको यूज करके बारी बारी इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे R गायब है, एक बार V गायब कर दो, एक बार I गायब कर दो। जैसे अगर V गायब करना हो तो इसी को मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूं, इक्वेशन A को मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा आ जाता है IRIT दैट इज I स्क्वायर RT। ये एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। दूसरा सब्सटीट्यूशन मैं कर सकता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन R। इक्वेशन 1 में मैं इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर दूं। सिंपल सी चीज है, खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। V स्क्वायर बाय RT। इसका इतना महत्व नहीं है बट ये जो मैंने हाईलाइट कर देता हूं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको अपन अभी डिस्कस कर सकते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको मैं डिस्कस करूंगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क लिख लीजिए। 2 बार इस डेरिवेशन को आप लोग करेंगे, 2 बार इस डेरिवेशन को आप लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हमारे वापस एनसीईआरटी बुक पे चलते हैं। एनसीईआरटी बुक को रेफर करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा रिवीजन के टाइम पे। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया और ये लास्ट एक्सप्रेशन 12.20 हम डिराइव कर चुके हैं। फिर ये वाली भी डिराइव करके बता दी और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसको रेफर करके आप वापस से समझ सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने रहेंगे। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर देता हूं, बोलते भी जाऊंगा, आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो वापस बोर्ड से रेफर कर सकते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय
कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes. फिर इसमें पहला पार्ट इन जूल्स और इसमें दूसरा पार्ट इन किलोवाट आवर। पहला पार्ट तो ज़्यादातर बच्चों को बन जाएगा, सेकंड पार्ट देखते हैं कि 9th का कितने बच्चों को याद है। करिए, 3 मिनट्स मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया हो तो चीज़ों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर्स, रेजिस्टेंस की ओम और टाइम की सेकेंड्स और एनर्जी की जूल्स। एक मिनट और। चलिए बोर्ड पे देखिए, शिखर बोर्ड पे देखिए, शिखर, प्रणव बोर्ड पे देखिए। चलिए सब लोग बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया था, उसमें हो जाना चाहिए था। अगर किसी का हुआ है तो मैं बता दूं कि एनर्जी है 0.025 किलोवाट आवर, दैट इज 90,000 जूल्स। अगर आ गया है दोनों तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर सिर्फ फर्स्ट आया है तो भी अच्छी बात है। अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं होता है तो आप डायग्राम बनाइए। अगर आपको केस सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही तो डायग्राम बनाइए। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट। एक वायर है, उसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms। एक रेजिस्टर है 2 ohms का।
उसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और कितनी देर के लिए हो रहा है? 30 मिनट्स के लिए। दैट इज 30 इंटू 60, 1800 सेकेंड्स। ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि जो एनर्जी होता है वो VIT होता है। एनर्जी की SI यूनिट जूल्स होती है, तो जब हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे तो जो एनर्जी की मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो जूल्स में निकल के आएगा। देखिए ध्यान से, V तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो या तो यहां से V कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ लगा के, या यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा I²RT, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन, राइट? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब सब कुछ बहुत सारा मल्टीप्लाई करके मतलब नहीं होता है। 10th में फर्स्ट चैप्टर में 5th एक्सरसाइज मैथ्स में 10th में फर्स्ट चैप्टर में 5th एक्सरसाइज में आपको 5 और 2 के कॉम्बिनेशन सिखाए। जैसे ये 5 स्क्वायर है और इसमें से एक 2 निकाल लेता हूं, तो ये 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 900, राइट? ये 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर मिलके 100 बन जाएंगे, और ये 2 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल्स, जो कि इससे मैच करता है, राइट? एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर किलोवाट आवर। किलो वॉट पावर की यूनिट होती है, आर वॉट आर, वॉट मतलब होता है जूल्स पर सेकेंड, और आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। सेकेंड कट जाता है तो जूल्स हो जाता है। तो किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, बट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर ये समझ में नहीं आता है तो पहले तो कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए और बॉक्स बना लीजिए, उसके ऊपर लिखिए किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। उसमें वॉट है ये मैं समझता हूं, पर वॉट के साथ आर भी तो है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना दोनों यूनिट्स को, दोनों यूनिट्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। वॉट होता है जूल्स पर सेकेंड, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो अभी लिख लो, वॉट होता है जूल्स पर सेकेंड, एंड किलोवाट आवर लिखिए, किलोवाट आवर इज द यूनिट फॉर एनर्जी, और आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कमर्शियल यूनिट, वो डिस्कस करेंगे अभी क्यों। तो किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स होता है, या वाइस वर्सा, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, किलो को मैं क्या लिखूंगा 10 टू द पावर 3, वॉट को क्या लिखूंगा जूल्स पर सेकेंड, और आर को क्या लिखूंगा 3600 सेकेंड्स, राइट? ये किलोवाट आवर का सिंपलर फॉर्म लिखा है मैंने, ये समझ में आता है शिखर? अब इसको मैं अगर क्लब करूंगा तो आप मैथमेटिकली देख लीजिए अपना टाइम लेके, ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो मतलब 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये याद रखने की भी चीज है, और याद नहीं रहती है तो वहां पे निकाल भी सकते हैं। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, 3.6, कुछ टीचर्स 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स में पढ़ाते हैं, पर वो सही तो है, बट साइंटिफिक डिनोशन में चीज़ों को याद रखो तो एक जैसी याद रहेगी, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। साइंटिफिक डिनोशन मतलब एक नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल, डेसिमल के पहले सिर्फ वंस प्लेस खुली होनी चाहिए, राइट? साइंटिफिक डिनोशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरह से लिखे जाते हैं।
तो अगर मुझे इतने जूल्स को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से, तो जितना भी किलोवाट आवर है वो आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया किलोवाट आवर में, राइट। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऊपर का आंसर है वो आ जाएगा, ये 9 और ये 36, ये ऊपर 1 नीचे 4 और नीचे के 4 को ऊपर के 1 से काटोगे तो 0.25 आएगा, और बाकी 10 की पावर से आपको प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस मिल जाएगी। तो ये दूसरा आंसर हो गया। चलिए, दिस वाज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।